देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है। इस दौरान उत्तराखंड से अजय टम्टा को भी उनकी कैबिनेट में शामिल किया गया है, जिससे कि उत्तराखंड में खुशी की लहर है। वहीं विधायक दिलीप रावत का कहना है कि पीएम मोदी ने जो वादे जनता से किए हैं उन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड से पीएम मोदी का विशेष लगाव है, इसलिए उन्होंने कहा है कि यह दशक उत्तराखंड के विकास का दशक होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान क्षेत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी का झंडा डंडा बुलंद करते रहे तमाम विधायक और तमाम विधायकों को संयोजक की भूमिका भी मिली और उसी का परिणाम रहा कि फिर से देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन के आई। उत्तराखंड से 5 सीटें बीजेपी के झोली में रहीं। लैंसडाउन से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिलीप सिंह रावत जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। बहुत लंबे समय के बाद राजधानी देहरादून पहुंचे हैं विधायक जी। सर्वप्रथम मेरा सवाल यही रहेगा कि इस बार चुनावी समर में कैसा अनुभव रहा? आप खुद संयोजक रहे अपने लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के। देखिए, पूरे चुनाव में हमने अनुभव किया कि जनता का बहुत अच्छा सौहार्द, बहुत अच्छा प्रेम, बहुत अच्छा आशीर्वाद हम लोगों को मिला और इसी का परिणाम है कि हमने पाँचों के पाँचों सीट जो हैं जीती हैं। तो जनता अभी भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी विकास कर सकती है। विधायक जी, अभी आपके विधानसभा क्षेत्र की क्या बात करें तो विकास कार्य रुक गए थे आचार संहिता की वजह से। अभी विकास कार्य कैसा चल रहा है? लैंसडाउन में क्या स्थिति है? देखिए, निश्चित रूप से थोड़ा बाधित हो गया था चुनाव आचार संहिता के कारण, लेकिन इस समय हमारे यहाँ जल जीवन मिशन का काम चरम सीमा पे बहुत स्पीड के साथ कर रहे हैं और साथ साथ जो है डामरीकरण हमारे सड़कों का चल रहा है और सारे काम फिर दोबारा से अपने रूटीन पे आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि और भी जल्दी हम इस काम को करने का प्रयास करेंगे। विधायक जी, इस चुनाव में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने दरवाजे खोल दिए। सभी कांग्रेस और अन्य दलों के नेता बीजेपी में शामिल हुए। करीब पार्टी दावा कर रही है कि 15,000 नेता शामिल हुए। लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक 9 पूर्व विधायक और एक सिटिंग जो एमपी रहे हैं बद्रीनाथ से नरेंद्र भंडारी, इनके आने का भी भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा नहीं हुआ। उनके विधानसभा में वोटिंग परसेंटेज में इजाफा नहीं हुआ। क्या आपका व्यक्तिगत आकलन है? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने विश्वास जताया था और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से खुले हाथ से जो है उनका स्वागत किया था, तो हमें लग रहा था कि हम प्रचंड बहुमत से यहाँ जीतेंगे और हम जो विरोधी हैं उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन ये बड़ा चिंता का विषय है कि वास्तव में ऐसा उतना बढ़िया फल मिला नहीं और ज़्यादा कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग हमारी पार्टी में आए हैं उन लोगों को पार्टी के लिए काम करके दिखाना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि हमारे आने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ है, तो तब जाके कुछ सार्थक होगा उनका यहाँ शामिल होना। विधायक, स्वार्थ की राजनीति में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो करते हैं और इसी वजह से बीजेपी में आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पार्टी उनके कद को देख के उन्हें बड़ा ओहदा दे देती है। आपका व्यक्तिगत आकलन क्या है कि सबके लिए एक समान नियम होने चाहिए? कितने साल तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उसको काम करना चाहिए? अपने कामों के ज़रिए उसको पार्टी को कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल देना चाहिए? देखिए, कोई अपवाद होगा ऐसा कि जहाँ लोग बाईपास करके आ जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो नीचे कार्यकर्ता की जो ध्यान में रखा जाता है, उनके कार्य को, उनके समर्पण को, उनके कर्तव्य को और उनकी निष्ठा को ध्यान में रखकर ही आगे उनको बढ़ाया जाता है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि अगर कहीं कोई अपवाद हुआ होगा तो पार्टी निश्चित रूप से उस पर ध्यान देगी। मत प्रतिशत आपकी विधानसभा क्षेत्र में कैसा रहा विधायक जी? देखिए, मेरे यहाँ मत प्रतिशत तो वोट जो पड़ा है वो 42% करीब पड़ा है, लेकिन उस 42% में भी 65% भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जनता ने, मेरी विधानसभा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर अटूट विश्वास किया। विधायक जी, अगर हम बात करें तो आप जैसे कद्दावर विधायक हैं जो पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी से कभी भी बगावत नहीं करते, पार्टी के एक मजबूत सिपाही के रूप में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपके साथ साथ कुछ और विधायक भी नाराज़ हुए जब बहुत सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। ऐसे लोग जो अवसर देख के अन्य दलों में शामिल हो जाते हैं, फिर जब रास्ता नहीं दिखता तो फिर बीजेपी का रुख करने लगते हैं। एक अनुकृति गोसाई हैं, हरक सिंह रावत जी के पूर्व मंत्री की जो बहू हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आपने ट्वीट भी कर दिया कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो आपका व्यक्तिगत जो दुख है, जो पीड़ा है, वो क्या है? देखिए, नहीं, मैंने कभी दुख नहीं किया, ना मुझे कोई वो है। मैं समझता हूँ कि जो लोग आ रहे हैं पार्टी में उनका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है
कि पहले उनका समर्पण भी देखना चाहिए, कुछ दिन तक उनको पार्टी के लिए काम पे लगाना चाहिए और 4-5 साल तक अगर वो पार्टी के लिए समर्पित काम करते हैं तो फिर उनके काम के अनुसार उनको प्रतिष्ठित करना चाहिए, उनको पुरस्कार देना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि नए आदमियों का आने का कोई विरोध नहीं है, उनका स्वागत है और ये पार्टी का निरंतर सदस्यता अभियान चलता रहता है और पार्टी चाहती है कि अन्य दलों के लोग भी यहाँ पर आएँ और हमारी विचारधारा से शामिल हों। तो निश्चित रूप से जो आएँ वो पार्टी के लिए काम करें, पार्टी के लिए समर्पित भावना से, पार्टी की विचारधाराओं से सहमत होकर उसके लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनको कुछ समय बाद जो है मौका दिया जाएगा। विधायक जी, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीएम धामी का कद जो है केंद्रीय नेतृत्व में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब जिस तरह से 5 सीटें फिर उनके नेतृत्व में बीजेपी जीत कर आई है और स्टार प्रचारक वो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 5वें सबसे बड़े स्टार प्रचारक लोकसभा चुनाव के दौरान वो रहे हैं। अब पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी जगह उन्होंने जनसभाएं की। जितने लोगों के प्रति जनसभाएं की वो सभी जीते अधिकतर और केंद्र में इस समय मंत्री हैं। सीएम के लिए क्या कुछ कहेंगे उनके वर्किंग स्टाइल के बारे में? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी नौजवान हैं और मैंने और उन्होंने तो साथ संगठन में काम किया, बहुत अच्छा क्षमता है उन पे और मैं समझता हूँ कि एक एनर्जिक मुख्यमंत्री वो हैं और प्रदेश में भी बहुत अच्छा काम उनके द्वारा चलाया जा रहा है और सारे जितने कार्यकर्ता हैं, जितने हमारे विधायक हैं, सब लोग उनके कार्य प्रणाली से बहुत संतुष्ट हैं और मैं समझता हूँ कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा आगे बढ़ेगी और मैं उनकी उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। विधायक जी, इस समय प्रचंड गर्मी हो रही है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या स्थिति है? क्या पेयजल की कोई समस्या तो नहीं? और वनाग्नि भी फिर से दोबारा जंगलों में आग लग रही है, इस प्रकार की घटनाएं क्या उधर है रंसडाउन की तरफ? देखिए, ये बल्कि समस्त पर्वतीय क्षेत्र में इस समय पानी की बड़ी किल्लत है और मैं समझ उसमें मेरा क्षेत्र भी अछूता नहीं है। तो जो हमारे सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, वो लगभग सूखने के कगार पे हैं। तो मैंने भी कई बार कहा है कि जिस तरह से जंगलों में आग लग रही है उसके कारण पानी भी सूख रहा है, उनके स्रोत सूख रहे हैं। तो मैंने पार्टी से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन किया है कि एक या 2 दिन का सत्र विशेष इन्हीं विषयों पर हमें आयोजित करना चाहिए ताकि सारे विषयों पर सारी बातें सरकार के संज्ञान में आ जाएं और हम उसके लिए उचित कदम उठाएं, ऐसा मेरा सुझाव है। विधायक जी, निकाय चुनाव के लिए कितने तैयार है बीजेपी? आप लोग कितना तैयार हैं? हालांकि 3 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया है निकायों का। देखिए, बीजेपी तो चुनावी मोड में रहती है, हर समय कार्यकर्ता तैयार रहते हैं। हमारे तो जितने जैसे कार्यकर्ता हमारे हैं वैसे किसी अन्य दल में नहीं है, इसलिए कभी भी कोई चुनाव हो जाए उस चुनौती को सामना करने के लिए हम समेत तैयार रहते हैं। उपचुनाव भी 2 सीटों पर होने हैं, बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर। क्या स्थितियां रहेंगी? आपका व्यक्तिगत आकलन क्या रहता है? 47 की संख्या है, क्या 49 तक पहुंच जाएगी? देखिए, ये दोनों जो सीटें हैं वो हमारी नहीं थी और निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा कि दोनों सीटें हम जीतें और मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय वहाँ की स्थानीय जनता भी ये चाहेगी कि वहाँ का स्थानीय विधायक सरकार से अच्छा काम करा सके और सीधा संवाद कर सके। अगर उसका संवाद सरकार से ठीक रहेगा तो क्षेत्र का विकास होगा। तो मुझे लगता है कि दोनों सीटें हम जीत सकते हैं। विधायक जी, प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभालते ही किसान निधि पर जिस तरह से अपना विशेष फोकस किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ आवास आवंटित किए जाने की फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कदम को पीएम के किस रूप में देखते हैं? देखिए, मोदी जी का तो कोई सानी ही नहीं है और मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस समय वो चमकते सितारे हैं और उनकी कार्यप्रणाली से तो लोग सबको सब प्रभावित रहते ही हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस गंभीरता के साथ वो काम करते हैं, निश्चित रूप से किसान है, मजदूर है, कोई भी व्यक्ति है, हमारे कर्मचारी हैं, आम नागरिक हैं, वो निश्चित रूप से आशान्वित हैं कि उनके नेतृत्व में बहुत आगे हमारा देश बढ़ेगा और उनको लाभ होगा। केंद्रीय करों में भी उत्तराखंड की एक हिस्सेदारी है। 5,162 करोड़ 44 लाख जो है उत्तराखंड को स्वीकृत हो चुके, मिल चुके हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे भारत सरकार से? देखिए, जब डबल इंजन की सरकार रहती है तो इसका लाभ प्रदेश को मिलता ही है और मैं समझता हूं कि विशेष अनुकंपा तो माननीय मोदी जी की और मोदी सरकार की रहती है। तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी और हम लोग जो हैं उनसे अच्छी तरह से उनकी सहायता ले सकेंगे। विधायक जी, चूँकि ये साल जो है चुनावों के तहत आचार संहिता लगने की वजह से विकास कार्य से प्रभावित रहेगा, क्योंकि बार आचार संहिता लगी। पंचायतों के चुनाव भी हैं निकाय चुनाव के बाद। हालांकि 3 साल के निकाय चुनाव का कार्यकाल बढ़ाया गया। पंचायत चुनाव नवंबर के आसपास है। आपको लगता है कि सरकार को चाहिए कि निकाय और पंचायतों के चुनाव जो है साथ करा लें ताकि धन की भी बचत हो, समय की भी बचत हो, विकास कार्य भी ना रुके? नहीं, निश्चित रूप से अगर दोनों पंचायत और नगर निकाय के चुनाव एक साथ होंगे तो निश्चित रूप से इससे बहुत सारे जो हमारी आचार संहिता की बाध्यता है वो भी कम हो जाएगी
और उससे क्षेत्र के विकास में कोई रुकावट ज़्यादा पैदा नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ दोनों अगर चुनाव साथ होते हैं तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। विधायक जी, आप देहरादून पहुंचे हैं, किसी से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो शीर्ष नेतृत्व है, भेंट हुई अभी किसी से आपकी? देखिए, मेरे माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है और मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारी सड़कों के संबंध में बात करी है और वनाग्नि के संबंध में बात करी है और ऐसे ही हमारे छात्रों के कई मसले थे, उनसे बात करी है। तो अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला, उसके बाद हम अन्य मंत्रियों से मिलने का मेरा कार्यक्रम है। धन्यवाद विधायक जी अपना समय हमको देने के लिए। बात की लैंसडाउन से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कद्दावर विधायक दिलीप सिंह रावत जी से हमने बहुत सारे प्रश्न पूछे। लोकसभा चुनाव में लगातार वो विधायक के रूप में एक संयोजक की भूमिका में रहे, चूँकि पार्टी ने संयोजक बनाया था और उसी का परिणाम रहा कि 5 सीटें तमाम विधायकों की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत उसने हासिल की और बहुत सारे अन्य विषयों पर भी विधायक जी से हमने बातचीत की। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।